हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ति पाठशाला। और ये आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं डेमोक्रेसी का, जो मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा था आपका, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फ्री फेयर एंड इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल का मतलब होता है वही इलेक्शन के बारे में आपको बताया जा रहा है। जो इलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। और फ्री का मतलब क्या है और फेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ्री का मतलब बच्चों, एक चीज़ मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। जो इलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। ठीक है, तो इलेक्शन में अगर हम देखें तो वोटर्स होते हैं जो वोट करते हैं। ठीक है, और वोटर्स कौन होता है, ये हर एक कंट्री का अपना एक अलग पैरामीटर होता है वोटिंग राइट देने का। ठीक है, तो अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या बोला गया है कि जो भी पर्सन 18 ईयर्स एंड अबव का है उसको क्या दिया गया है, वोटिंग राइट। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वोटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यानी कि जो भी 18 साल या उससे ऊपर का पर्सन है, चाहे वो किसी भी, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, या फिर अमीर हो गरीब हो, ठीक है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस हम एक ही पैरामीटर देखते हैं कि भाई उसका जो एज है वो 18 एंड 18 अबव होना चाहिए, तो उसको हम वोटिंग राइट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन, इसका मतलब क्या है कि जो वोटर्स हैं उन्हें किसी तरह से प्रेशराइज नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है, मतलब उन पे दबाव नहीं डालना कि आपको किसको, मतलब मुझे ही चुनो, मुझे ही वोट करो। ठीक है, या फिर किसी तरह का आप लालच नहीं दे सकते कि हाँ अगर मैं जीत गया तो भाई आपको ये मिलेगा। या फिर इलेक्शन मतलब जब मतलब जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो जैसे मतलब फ्री में आप चीज़ों को बांट रहे हो, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से आप वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फेयर का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फेयर का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे है, यानी कि जो वोटर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए। ठीक है, चॉइस अभी क्या होता है, जैसे मान लो अब हम बोलते हैं कि हम भाई पार्टी करने वाले हैं। ठीक है, हमने बच्चों को बोला चलो आज पार्टी होगी। ठीक है, तो पार्टी होगी तो उसमें क्या होंगे, वैरायटी ऑफ फूड होने चाहिए, तभी तो उसके पास ऑप्शन होगा कि आपको पिज़्ज़ा खाना है, छोले भटूरे खाना है, समोसा खाना है, क्या खाना है, ये आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर हम वोटर की बात करें तो वोटर के पास भी अलग अलग क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स होने चाहिए जिनको वो क्या करेगा, वोट देगा। ठीक है, और वो कैंडिडेट क्या है, अलग अलग पार्टीज के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इंडिया के हिसाब से समझा आपको तो बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, वीएसपी हो गया, ऐसे अलग अलग पार्टीज हैं जिससे अलग अलग कैंडिडेट जो है वो खड़े होते हैं। और जो वोटर होता है वो अपने अकॉर्डिंग उसको जो भी पसंद आता है उसको वो वोट देता है, और उसे लगता है कि ये मेरा मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे अब कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों एक चाइना का एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। तो चाइना के बारे में जो हमें बताया है कि इलेक्शंस आर रेगुलर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब होता है वहाँ पर। और कंट्री का जो पार्लियामेंट है उसका जो नाम है वो चाइनीज में लिखा हुआ है कांगो रेनमिन डियाबो जाओई, यानी नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, और जो चाइना में जो पार्टी है वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है
कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, मान लो कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको क्या करना पड़ता है, इससे परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जब ये पास कर देगा कि हाँ भाई आप इलेक्शन लड़ सकते हो, तब जा कर के वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। और जो चाइना के लोग हैं वो उसको चुनेंगे और फिर मतलब जो भी पर्सन होगा वो मतलब इलेक्ट हो जाएगा, तो वो अपना काम मतलब जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं बोल सकते। इसके दो रीज़न है। सबसे पहली बात तो चाइना में एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो कैंडिडेट है वो फ्री नहीं है, ठीक है। वो किसके अंडर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, यानी कि जब यहाँ से परमिशन मिलेगा आपको तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। और जो चाइनीज पीपल है उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो पर्सन खड़ा हुआ है आपको उसी को वोट देना होगा, वही जीतेगा और वही जो भी उनके यहाँ से मतलब काम जैसे भी होता है वही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसको एक बार हम बुक से थोड़ा रीड कर लेते हैं। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. ठीक है, called Quango Renin Diabo Dahui National People's Congress. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. ठीक है, यानी इस पार्टी की जो मतलब जो पार्लियामेंट है वो किसको इलेक्ट करती, मतलब किसको चुनती है, प्रेसिडेंट को चुनती है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड all over the China. Some members are elected by the army before contesting elections. A candidate need the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are the member of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 to 2003. The government is also formed by the Communist Party. Since it is independence in 1930 मैक्स, अब ये जो यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल खत्म हो गया कि चाइना में अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शंस होंगे उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब वो वेरीफाई कर देंगे कि हाँ भाई आप कंटेस्ट कर सकते हो, तब वो जो है वो इलेक्शन के लिए मतलब अपने आप को एज अ कैंडिडेट जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है, यानी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका मैक्सिको का है। मैक्सिको जो है वो 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो एवरी 6 ईयर में होते हैं, और किसके लिए होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, ठीक है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। अब वहाँ पर कोई मिलिट्री रूल आज तक नहीं हुआ, ना कोई डिक्टेटरशिप हुआ है, ठीक है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है PRI की फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। Opposition parties did contest elections but never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate. Should we consider the election described above as an example of people electing their rulers? Reading these examples, we get a sense that we can't. There are many problems here in China. अब देखो मैक्सिको का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि 2000 तक क्या है कि एक ही पार्टी है PRI, वही जीत रही है, ठीक है। और वहाँ पर और भी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, ठीक है, लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। तो इसका जब रीज़न देखा गया तो क्या देखा गया कि जो PRI है वो अपने पावर्स को जो है वो क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, किस फॉर्म में, वोटर्स को प्रेशराइज करने के लिए, वोटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे वो क्या करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको उनकी पार्टीज मतलब जो भी पार्टी है वो अटेंड करनी पड़ेगी। जो स्कूल्स में जो टीचर है वो
जो पेरेंट्स हैं उनको वो प्रेशराइज करते हैं कि आपको पीआरआई के लिए ही वोट देना है। जो मीडिया है वो जो अपोजिशन है उसको हमेशा क्रिटिसाइज करती है, और जो गवर्नमेंट है उसके बारे में अच्छा दिखाती है, ठीक है। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ्स हैं जहाँ पर वोटिंग होती है उसको भी लास्ट मिनट में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि जो लोग हैं वो वोट देने पहुँच ही ना पाए, ठीक है। अब ऐसे में इतने सारे जो ट्रिक्स यूज कर रही है पीआरआई, तो हम इस तरह का जो इलेक्शन है, ऑल्दो वहाँ पर जो इलेक्शन है वो रेगुलर हो रहा है, ठीक है, बट हम उसको एक फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, फेयर तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है, सारे मैल प्रैक्टिसेस यूज कर रही है, मतलब वो सारे ट्रिक्स यूज कर रही है इलेक्शन जीतने के, ठीक है, पीआरआई। अब हमने चाइना में क्या देखा, इलेक्शंस डोंट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, ठीक है, यानी कि एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी के कैंडिडेट को आपको चुनना पड़ेगा, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? In the Mexican example, people seem to really a choice, but in practice they had no choice. There was no way the ruling party could be defeated, even if the people were against it. These are not fair elections, ठीक है। और जो पीआरआई मैक्सिको का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, वो भी हम फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो हर एक तरीका इस्तेमाल करती है वापस जीतने का, ठीक है। We can thus add a second feature to understand a democracy. Holding election of any kind is not sufficient. अब अगर हम यहाँ से एक चीज़ समझें कि क्या हर वह कंट्री, यानी हर एक कंट्री जिसमें इलेक्शन हो रहा है, क्या वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। अगर हम इलेक्शन तो हो रहा है, इलेक्शन के बाद हमें ये देखना होगा कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इस पैरामीटर पे वो सक्सेसफुल हो रहा है, इलेक्शन रेगुलर होना चाहिए और फ्री और फेयर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो वहाँ जो कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है बच्चों। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर वोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ठीक है, यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टी है उसके पास भी हारने और जीतने का इक्वल मौका होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड बात जो बोले जा रही है डेमोक्रेसी के लिए, क्या बोला जा रहा है, 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर एक बेसिक रूल क्या है कि एक पर्सन को एक ही वोट देना है, ठीक है, और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो स्पेशल लोग हैं, मान लो अमीर लोग हैं या ऊंची कास्ट के लोग हैं, उनको हमने क्या बोला, आप 2-2 वोट दे दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई सी उसकी क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, कोई भी जेंडर हो उसका, सबको एक ही वोट देने का राइट है, और सबके वोट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। Earlier, we can read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. अभी मैंने आपको समझाया ये. The principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote. Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि 2015 तक जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर वुमेन्स को वोट देने का कोई राइट नहीं था. Estonia has made its citizen rule in such a way that people belonging to Russia minority find it difficult to get the right to vote. यानी यहाँ पर जो रशिया का जो माइनॉरिटी ग्रुप से जो बिलोंग करता है उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया. इतने सारे रूल्स बना दिए गए हैं कि उनको फॉलो करने के बाद आपको जो है वो वोटिंग राइट मिलेगा. और फिजी का एग्जाम्पल है द इलेक्ट्रल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन द इंडियन फिजियन. अब इसमें क्या बोला है कि जो फिजी कंट्री है वहाँ पर जो फिजीन है, मतलब जो उनका मतलब उनके देश के जो रहने वाले लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर कोई इंडियन है वहाँ पर और जिसको वोटिंग राइट मिला हुआ है तो उसकी वोट की जो वैल्यू है वो क्या है, कम है. अब यहाँ पर हमने समय देखा, जैसे यहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं है, यहाँ पर हमने बोल तो दिया कि भाई सभी वोट देंगे, लेकिन हमने इतने सारे रूल और रेगुलेशंस लगा दिए कि वो पूरा कर पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है. ठीक है. और थर्ड में तो हमने ये देखा साफ साफ कि मतलब बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि एक पर्सन के वोट की आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो और दूसरे पर्सन की वोट की जो है वो कम वैल्यू है. तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी.
Thus, it gives the third feature of the democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote. Each vote must have one value. ठीक है, यानी इसमें क्या बोला गया कि डेमोक्रेसी में सबको वोट देने का, मतलब जो भी अडल्ट है उसको वोट देने का राइट मिलेगा, वन वोट देना है, और हर वोट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब जिम्बाब्वे की स्टोरी है ये, उसके थ्रू हम इस टॉपिक को समझते हैं। जिम्बाब्वे जो है वो 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे किसका रूल था, वाइट माइनॉरिटी का रूल था, यानी कि गोरे लोगों का रूल था। और आफ्टर दैट क्या हुआ, सिंस व्हेन देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, यानी कि एक ऐसी पार्टी थी जिसने कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो मतलब करा था। ठीक है, और उसके जो जो लीडर है वो रॉबर्ट मुगाबे है, जिसने क्या किया, रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑल्सो वॉन बाय द जानु पीएफ। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। ठीक है, यानी कि वो बहुत फेमस तो है, ऑब्वियसली बात है, इंडिपेंडेंस मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है और फेमस लीडर हैं, लेकिन इलेक्शन जब हुआ तो उनने भी क्या यूज़ किया, अनफेयर प्रैक्टिस। अब वो कैसे था, ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो बार बार चेंज करना अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, मेकिंग हिम लेस अकाउंटेबल, और उसकी जो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम होनी चाहिए, पावर उनके पास ज़्यादा होना चाहिए। जो अपोजिशन पार्टी जब भी उनके अगेंस्ट मतलब ऐसा मतलब वो बोलती है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने पावर्स को गलत यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या किया जाता है, हराश किया जाता है, मतलब परेशान किया जाता है। ठीक है, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनको इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी लोगों को अपनी बात कहने का भी राइट नहीं है। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड टेलीविज़न रेडियो पे जब उनके बारे में दिखाया जाता है तो ऐसे जर्नलिस्ट जो उनके बारे में लिखते हैं उन लोगों को भी हराश किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो कोर्ट जजमेंट देती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें भी प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, he was forced out of office in 2017. The example of Zimbabwe show that मतलब उनका जो ऑफिस है वो 2017 में खाली करा, मतलब उन्हें हटा दिया गया प्रेसिडेंट की पोस्ट से। ठीक है, the example of Zimbabwe show that popular approval of the ruler is necessary in democracy, but it is not sufficient. Popular government can be undemocratic. Popular leader can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections. But it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in period before election. This requires that the state should respect some basic right of the citizen. They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form association, to protest and take other political एक्शंस। ठीक है, यानी कि अब हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी में जो लोगों को राइट मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि उनके पास वो फ्री होने चाहिए, मतलब अपनी बात को कह सके, सोच सके, अपना ओपिनियन दे सके। ठीक है, और एक्सप्रेस कर सके पब्लिकली जो भी उन्हें कहना है, एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, अपने ग्रुप्स बना सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, एंड जो अदर पॉलिटिकल एक्शंस हैं वो भी वो कर सकें। एवरीवन शुड बी इक्वल इन बिफोर द लॉ, और इक्वल जो लॉ है मतलब जो कानून होता है उसकी नज़रों में सब क्या है, बराबर है। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन independent judiciary, whose orders were obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 5. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. A democratic country cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every
Major decision has to go through a series of consultation. Every office bears has a certain right and responsibility assigned by the constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to the independent officials. ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो डेमोक्रेसी वाला जो कंट्री है, मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके काम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट के जितने भी मतलब पार्ट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सब की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि भाई आपको लोगों ने बनाया है तो आप लोगों के लिए काम करोगे। ठीक है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन अ लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। ठीक है, यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे रूल और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही देश को जो है वो चलाना होता है। और सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड कुछ भी होगा तो वो इलीगल होगा। ठीक है, अब इसका समअप कर लेते हैं हम ज़रा। Let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. Very good. अब हमने ये बात तो बिल्कुल सीखी है शुरू में ही कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं. We found that this definition was not adequate unless we explain some of the key word used in it. Though a series of examples we worked out 4 features of democracy as a form of government accordingly. Democracy is a form of government in which रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस. ठीक है, यानी कि डिस्कशन के बाद हमने क्या समझा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें जिनको भी हमने चुना होता है वही मेजर डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, इलेक्शन बिफोर इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर. यानी कि जो रूलर है करंट, उसको चेंज करने का फेयर और फ्री अपॉर्चुनिटी मिलता है लोगों को. ठीक है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस. और जो मतलब जो भी चॉइसेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सभी लोगों को इक्वल मिलता है. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेड टू अ गवर्नमेंट लिमिट बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स. और जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है और लोगों के पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं. ठीक है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.